हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं मोज़िबा ख़ान और आप देख रहे हैं स्टडी स्पार्क्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हमने जान लिया था। अब हम इलेक्ट्रोलाइसिस के बारे में जानेंगे कि इलेक्ट्रोलाइसिस होता क्या है। तो किसी चालक द्रव के बारे में मैंने आपको बताया था। वो द्रव जो कि चालक हो, जो कि अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को प्रवाहित होने दे, विद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न रासायनिक अपघटक जो अपघटन होता है। जैसे कि हमने क्या किया था, जब जल से, वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करवाई गई थी, तो वो दो अणुओं में टूट गया था, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन जो था वो एनोड पर और हाइड्रोजन क्या था, वो कैथोड पर। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कही गई है। ये जो अपघटन हुआ, ये जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में जो अपघटन हुआ, यही रासायनिक अपघटन जो है वो इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया कहलाता है। यानी कि किसी चालक द्रव से विद्युत धारा प्रवाहित करने से उत्पन्न रासायनिक अपघटन को इलेक्ट्रोलाइसिस कहा जाता है। जैसे कि वाटर से इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। क्या क्या होता है इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में, प्रोसेस में? तो इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस में इलेक्ट्रोड पर गैस के बुलबुलों का निकलना, इलेक्ट्रोड यानी एनोड और कैथोड दोनों पर ही। इलेक्ट्रोड पर धातु भी जमा हो सकती है। ये एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इनको आपको याद रखना है। इलेक्ट्रोड पर धातु का जमा होना, इलेक्ट्रोड के आधार पर विलयन का घोल का रंग भी बदल सकता है। यानी कि इलेक्ट्रोड के अकॉर्डिंग जो सॉल्यूशन है उसका कलर भी चेंज हो सकता है। अब आ जाते हैं विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का अनुप्रयोग। ठीक है, तो कहाँ कहाँ किया जाता है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, यानी कि विद्युत लेपन में किया जाता है। धातुओं के प्योरिफिकेशन में, यानी मेटल्स के शुद्धिकरण में किया जाता है। धातुओं को उनके अयस्कों से निष्कर्षित करने में, निष्कर्षण में किया जाता है। रासायनिक यौगिकों का उत्पादन करने में किया जाता है और यौगिकों का उत्पादन या यौगिकों का अपघटन करने में भी किया जाता है। किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। नेक्स्ट आ जाता है विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इसको कैसे समझना है? तो विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ा देना, विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा किसी पदार्थ पर या किसी मेटल पर किसी अन्य धातु की या मेटल की परत चढ़ा देना विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। विद्युत द्वारा किसी पदार्थ पर किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने की प्रक्रिया को ही विद्युत लेपन कहा जाता है। जैसे कि आपको एक एग्जाम्पल याद होगा, लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ा दी जाती है ताकि लोहे पर जंग ना लगे, तो वो भी इसी के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर हमने एक बीकर है, ठीक है, एक कंटेनर है। उस कंटेनर में क्या है? सॉल्ट है, एक आपका लवण का विलयन है, ठीक है। और यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड हैं, एक कॉपर की छड़ ली है जिसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से यानी एनोड से जोड़ दिया गया है, और एक लोहे की छड़ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आयरन की ली गई है जिसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल यानी कि कैथोड से जोड़ दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ें आपको याद रखनी है विद्युत लेपन के लिए वो ये हैं कि जिस धातु पर कोटिंग करनी है उसे कैथोड के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि जिस धातु पर कोटिंग करनी है उसे कैथोड बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल अर्थात कैथोड से जोड़ देना चाहिए, और जिस धातु की परत चढ़ानी है उसे एनोड यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देना चाहिए या इसके रूप में बनाया जाना चाहिए। दो इलेक्ट्रोड जो होने चाहिए वो अलग अलग धातुओं के होने चाहिए। एक इलेक्ट्रोड अगर कॉपर का है तो दूसरा Fe यानी कि लोहे का होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि कॉपर और लोहे की ही बात की जाए, एक एग्जाम्पल के तौर पर बोला गया है। इलेक्ट्रोलाइट
इलेक्ट्रोलाइट क्या था? वो विलेन जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने दे कि कोटिंग की जाने वाली धातु का घोल लेना चाहिए, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट को कोटिंग की जाने वाली धातु का घोल होना चाहिए। जिसकी कोटिंग करनी है उसका लवण का विलेन, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में, जो कि उस कंटेनर के अंदर भरा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, तांबे की धातु पर जिंक की कोटिंग की जाती है, तांबे की वस्तु को कैथोड। अब तांबे की वस्तु पर जिंक की कोटिंग करी जा रही है, तो जिस पर कोटिंग करनी है, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा, उसे कैथोड के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। उसे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर हम जोड़ देंगे तो वो तांबे की वस्तु को कैथोड से जोड़ देंगे, मतलब उसको कैथोड से जोड़ देना है। और जिंक जिसकी कोटिंग की जानी है, क्योंकि तांबे के ऊपर किसकी कोटिंग की जानी है? तांबे के ऊपर जिंक की कोटिंग की जानी है, तो उसको बैटरी के अगर पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि वो एनोड के रूप में प्रयोग किया जाएगा। जिंक की कोटिंग करनी है, किस पर करनी है? कॉपर पर करनी है, ठीक है। तांबे की वस्तु को कैथोड से और जिंक की प्लेट को एनोड से, और जिंक सल्फेट कोटिंग किसकी करनी है? कोटिंग किसकी करनी है? तो जिंक की करनी है। इसीलिए इलेक्ट्रोलाइट के रूप में उस कंटेनर में कौन सा विलयन होना चाहिए? तो जिंक का जो है लवण का विलयन होना चाहिए, जिंक का लवण का विलयन होना चाहिए, यानी कि जिंक सल्फेट होना चाहिए, जिंक सल्फेट होना चाहिए। जिंक सल्फेट ही तो जिंक का लवण का विलयन होगा, उसके अंदर होना चाहिए। कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर बने कंटेनर को, जिसके अंदर ये सब होगा, इस बर्तन को या कंटेनर को या बीकर को इलेक्ट्रोलाइट सेल कहा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल किसे कहा जाता है? कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर के जो बना हुआ कंटेनर है उसको इलेक्ट्रोलाइट कहा जाता है। वापस से ऊपर आ जाते हैं डायग्राम पर। हमने अभी क्या क्या जाना, एक बार फिर से देखते हैं। जिस धातु पर कोटिंग करनी है उसे कैथोड से जोड़ देना है, जिसकी कोटिंग करनी है उसको एनोड से जोड़ देना है, यानी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। और दोनों इलेक्ट्रोड अलग अलग धातुओं के बने होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों ही कॉपर के हों या दोनों ही लोहे के हों, दोनों ही जिंक के हों, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक कॉपर है तो एक Fe ले लिया, एक Fe है तो एक जिंक ले लिया। इलेक्ट्रोलाइट को कोटिंग की जाने वाली धातु का घोल होना चाहिए। जिसकी कोटिंग करनी है उसका घोल लेना है, जिस पर कोटिंग करनी है उसे कैथोड से जोड़ना है, जिसकी कोटिंग करनी है उसे एनोड से जोड़ना है। ये सारी इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें लिखी गई थी। अब डायग्राम में ये कंटेनर क्या है? तो ये कंटेनर है इलेक्ट्रोलाइट सेल। ये किन किन से मिलकर बना है अगर पूछ लिया जाए? कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, चालन द्रव, ठीक है। और ये द्रव किसका लिया जाएगा? जिसकी कोटिंग करनी है उसका लवण का विलयन लेना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं अपनी तरफ से एक डायग्राम बनाते हैं। हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से एक डायग्राम बनाते हैं, फिर से बना लेते हैं। और वो ऐसे बनाएंगे कि यहाँ पर सबसे पहले हम एक कंटेनर लेंगे। ये रहा एक कंटेनर और इसके अंदर एक द्रव है। ये कोई भी द्रव है, अभी ये नहीं बताया कि कौन सा द्रव है। अब यहाँ पर हमें दो इलेक्ट्रोड चाहिए हैं और इलेक्ट्रोड किसी अलग अलग मेटल के चाहिए, किसी एक का नहीं चाहिए। मान लिया ये कॉपर का जो है रॉड है और यहाँ पर आयरन की ले ली, लोहे की रॉड, ठीक। लोहे और आयरन की रॉड लेने के बाद अब क्या करेंगे, एक बैटरी लगा देंगे। दोनों से एक बैटरी लगा दी। अब इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ जाती है? तो पॉजिटिव टर्मिनल से जाती है नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। ये हमें सब पुरानी बातें हैं और ये सारी हमें पता है। अब हुआ क्या कि जैसे अब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह सब इसमें प्रवाहित की गई है। देखने वाली चीज़ें क्या थी कि हमने ये कॉपर की ली थी और ये ली थी लोहे की,
ठीक है, ये लोहे की ली थी फॉर एग्जाम्पल। अब हमें लोहे पर क्या करनी है, कोटिंग करनी है, ठीक है। या फिर यहाँ क्या ले लेते हैं, यहाँ पर जिंक ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इसको पढ़ा है Zn। जिंक ले लेते हैं जिसकी हम क्या करते हैं, लोहे पर कोटिंग करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमने जिंक ले ली और इस पर लोहे पर हमें कोटिंग करनी है। तो जिस मेटल पर, जिस धातु पर कोटिंग करनी है उसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा, और जिसकी कोटिंग करनी है, जिंक की कोटिंग करनी है, उसे हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, ठीक है। और ये हम जानते हैं कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोला जाता है, इलेक्ट्रोड वाले इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर हमने इनको जोड़ दिया है। अब यहाँ पर क्या होगा कि इस पर कोटिंग करनी है, इसको कैथोड से जोड़ दिया गया, इसकी कोटिंग करनी है, इसको एनोड से जोड़ दिया गया। और ये जो सॉल्यूशन हमने यहाँ पर लिया है, ये जो विलयन है, ये किसका है, तो ये क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो ये जिसकी कोटिंग करनी है, किसकी कोटिंग करनी है, Zn की कोटिंग करनी है, इसीलिए उसका लवण का विलयन ZnSO4 ले लिया है। यहाँ पर ZnSO4 ले लिया है, जिंक सल्फेट ले लिया है। और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर प्रवाहित की जाएगी तो ये दो तरह से टूट जाएगा, Zn में और SO4 माइनस में, ठीक है। अब जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव वाला किसकी तरफ जाएगा, नेगेटिव टर्मिनल की ओर, और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएगा। आई होप ये चीज़ें तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यही सब यहाँ थ्योरी में लिखा था। और कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर के बने कंटेनर या बर्तन को इलेक्ट्रोलाइट सेल कहा जाता है। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अनुप्रयोग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो अभी हमने पढ़ा वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही था, उसके अनुप्रयोग क्या हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का उपयोग सस्ती धातुओं से बनी वस्तुओं को चमकदार और खरोंच रोधी फिनिश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर क्रोमियम प्लेटिंग कई वस्तुओं जैसे कि कार के पुर्जे, नल, रसोई की गैस, बर्तनों पर भी होता है। साइकिल के हैंडल बार, पहिए के रिम और कई अन्य प्रकार से प्रयोग की जाती हैं। क्रोमियम क्या है, एक ऐसी मेटल है जो कि चमकदार होती है और इस पर क्या होता है, जंग नहीं लगता। ये खरोंचों से बचाती है। हालांकि क्रोमियम एक महंगा धातु है, इसीलिए अगर किसी वस्तु को प्योर क्रोमियम का बनाएं, यानी कि क्रोमियम का शुद्ध रूप से बनाएं, पूरे तरीके से उसमें क्या क्रोमियम हो, तो वो थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। इसीलिए जहाँ जिन वस्तुओं पर ज़रूरत नहीं है और काम चल रहा है तो वहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर से क्रोमियम की परत चढ़ा देते हैं और अंदर से कोई और सी मेटल होती है। पूरी वस्तु को सस्ती धातु से बनाया जाता है और उस पर केवल ऊपर से क्या होती है, क्रोमियम की एक परत चढ़ा दी जाती है, कोटिंग कर दी जाती है। यही बात बताई गई है। आभूषण, ज्वेलरी में क्या करते हैं, चांदी या सोने जैसे होते हैं आभूषण, उन पर क्या की जाती है, AG या AU सोने और चांदी की परत ऊपर से चढ़ा दी जाती है, तो वो दिखने में क्या होते हैं, गोल्ड के जैसे दिखते हैं। तो जो ज्वेलरी निर्माता होते हैं वो कम महंगी धातुओं पर चांदी या सोने की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं और ये जो आभूषण हैं दिखने में चांदी या सोने के जैसे दिखने लगते हैं, लेकिन इनकी कीमत प्योर गोल्ड या फिर प्योर सिल्वर की तुलना में काफ़ी कम होती है। भोजन को स्टोर करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बे, भोजन को स्टोर करने के लिए, संरक्षित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टीन के डिब्बे लोहे पर टीन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके बनाए जाते हैं। लोहे पर क्या कर देते हैं, टीन की प्लेटिंग। टीन जो होती है वो लोहे की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील होती है, मतलब आयरन की तुलना में कम प्रतिक्रियाशील है, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है, इसीलिए खाने के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगी और वो सेफ रहेगा। इस प्रकार भोजन लोहे के संपर्क में नहीं आता और खराब होने से बच जाता है। लोहे का प्रयोग पुलों और वाहनों को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। हालांकि लोहे में जंग लगने की प्रवृत्ति होती है बहुत ज़्यादा, इसीलिए लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है, जिसको गैल्वेनिकरण भी बोला जाता है, या आपको
पता है। धातुओं का प्योरीफिकेशन कैसे होता है, तो ये इतना याद रखना है कि इम्प्योर जो मेटल होती है उसको एनोड से जोड़ दिया जाता है और जो प्योर मेटल होती है उसको कैथोड से जोड़ दिया जाता है। और इसमें इलेक्ट्रोलाइट कैसा लेना है, इलेक्ट्रोलाइट जो कि उस कंटेनर के अंदर लिया जा रहा था, शुद्ध किए जाने वाले धातु का लवण लेना है इलेक्ट्रोलाइट के रूप में। यानी कि जिस धातु का शुद्धिकरण करना है उसी के लवण का विलयन ले लेना है। मान लिया जिंक की धातु का प्योरीफिकेशन करना है, शुद्धिकरण करना है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में जो द्रव लिया जाएगा वो ZnSO4 होगा, जिंक सल्फेट होगा, उसी का लवण का विलयन ले लिया जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीज़ें, ठीक है। तो ये वाली बातें याद रखने की हैं कि जिस धातु पर कोटिंग करनी है उसे कैथोड के रूप में यूज़ किया जाना चाहिए, जिस धातु की परत चढ़ानी है उसे एनोड के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए। 2 इलेक्ट्रोड एक ही धातु के नहीं होने चाहिए, अलग अलग धातुओं के होने चाहिए। इलेक्ट्रोलाइट की कोटिंग की जाने वाली, यानी कि जिसकी कोटिंग करनी है, जिसकी कोटिंग की जानी है, ऐसा नहीं है जिस पर कोटिंग नहीं की जानी है, जिसकी कोटिंग की जानी है उसके लवण का विलयन लेना है, उसका सॉल्ट सॉल्यूशन लेना है। तांबे की वस्तु पर जिंक की कोटिंग, ये एक एग्जाम्पल था जो कि आपने देखा था। विद्युत धारा किसी पदार्थ पर किसी अन्य धातु की परत चढ़ा देना ही विद्युत लेपन कहलाता है। और जो कंटेनर कैथोड, एनोड और इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर के बनता है वो इलेक्ट्रोलाइट सेल कहलाता है। उस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, ये इनके यूजेस थे। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या था कि किसी चालक द्रव से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न जो रासायनिक अपघटन है वही इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाता है। सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट तो सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे कि वाटर में जब इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं में टूट जाता है, हाइड्रोजन कैथोड की तरफ एंड ऑक्सीजन जो है वो एनोड की तरफ। आई होप आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आने वाला कोई भी नया नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।